दोस्तों केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। भारत में लगातार बैंक में स्कैम के मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद एक चिंता का विषय बन जाता है लोगों के सामने, जिनके पास पैसा कम हो या अधिक हो, जो भी अपना पैसा बैंकों में रखते हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ी बात होती है कि वे अपने पैसे को कैसे बैंकों में सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक ऐसा समय था कि जब पैसे को लोग जमीन के अंदर रखा करते थे, लेकिन धीरे धीरे बैंकों की संख्या बढ़ी तो लोग जमीन जायदाद खरीदने लगे, सोना चांदी खरीदने लगे। लेकिन आज की सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, अब एक लिमिट लगा दी है कि आप अधिक ना ही सोना खरीद सकते हैं, ना ही हीरे जवाहरात खरीद सकते हैं, ना ही बहुत ही अधिक धन दौलत रख सकते हैं। ऐसे में आपको पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में या तो इन्वेस्ट करना होगा या तो अपने नजदीकी बैंक में जमा करना होगा। अब अगर कुल मिलाकर हमें पैसा बैंक में ही जमा करना हो और बैंक से ही पैसा इस तरह से जो फ्रॉड हो रहे हैं या इस तरह से स्कैम हो जाए, तो फिर पैसा आप कहाँ रखें? ये सबसे बड़ा प्रश्न आपके सामने, आपके दिमाग में आ रहा होगा। क्योंकि अभी इसी सप्ताह एक और बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसके बाद से आरबीआई ने 16 दिसंबर 2020 तक बैंक के जो खाता धारक हैं, जिनका अकाउंट लक्ष्मी विलास बैंक में है, उनके लिए एक लिमिट लगा दी है कि आप अपने बैंक से, अपने अकाउंट से 25,000 से अधिक नहीं निकाल सकते हैं। इसके पहले 2019 में पीएमसी घोटाला भी इसी तरह से हुआ था। उस समय भी जो खाता धारक है उनको इसी तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इसीलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, कुछ ऐसे स्टेप बताएंगे कि जिसके माध्यम से आप एक एक पैसा अपना बचा सकते हैं और आपको चाहे घोटाला हो या ना हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक में हो या गवर्नमेंट बैंक में, आपको कभी भी किसी तरह से दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसी वर्ष जब बजट पेश किया गया था, तो इसी वर्ष केंद्र सरकार ने एक सुविधा प्रदान की थी। अगर आपको नहीं जानकारी होगी तो आप इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर लें कि अगर आपके खाते में 5 लाख रुपए से अधिक आपके खाते में पैसा है, चाहे ये पैसा गवर्नमेंट बैंक में हो या प्राइवेट बैंक में हो, अगर वो बैंक डूब जाता है या भाग जाते हैं, जैसे समस्याएं आती रहती है, तब भी आपको केंद्र सरकार 5 लाख रुपए देगी। लेकिन समस्या उनके लिए है कि जिनके पास करोड़ों रुपए है बैंकों में, उनको क्या मिलेगा? ये 5 लाख रुपए उनके लिए उस समय उस तरह से होगा जैसे ऊंट के मुंह में जीरा होता है। ऐसे में हमें हर तरह से तैयार रहना होगा, चाहे हमारा बैंक में 1 रुपए हो या 1 करोड़। इस क्रम में सबसे पहला पॉइंट है बैंक सिलेक्शन। इसका कितना महत्व है ये हमें समझना होगा। इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि आप अपना अकाउंट किस बैंक में खोलें, गवर्नमेंट में खोलें या प्राइवेट में खोलें, दूर खोलें या नजदीक खोलें। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि उनके पास में कोई बैंक खुला, नजदीक में खुला, घर के पास खुला, वह अच्छा बैंक भी दिखाई दे रहा है, सर्विस भी अच्छी प्रोवाइड करता है, तो आप जल्दी से उस बैंक में अपना अकाउंट खोल लेते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा करना फायदेमंद नहीं होता है, चाहे वो बैंक गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। ये आपको समझना होगा कि किस बैंक में आपको खाता खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। इस क्रम में दूसरा पॉइंट है गवर्नमेंट बैंक वर्सेस प्राइवेट बैंक। अक्सर लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट बैंक अधिक सुरक्षित है प्राइवेट बैंक की तुलना में, जबकि ये बातें पूरी तरह से गलत है। जितना खतरनाक या जितना रिस्क गवर्नमेंट बैंक में है, उतना ही रिस्क प्राइवेट बैंक में है। दोनों सुरक्षित भी हैं और नहीं भी हैं। क्यों? जैसे अगर इसके पीछे एक लॉजिक काम करता है, अगर प्राइवेट बैंक है, उसको चलाने वाला भी प्राइवेट संस्था है, तो उसमें अगर कोई संकट आता है तो उसको रोकने के लिए उसके पास जो सीमित संसाधन होंगे, इसीलिए समय समय पे जब प्राइवेट बैंक डूबता है या दिवालिया होता है तो पूरे देश को पता चलता है। लेकिन अगर सरकारी बैंक के साथ ऐसा होता है, अगर सरकारी बैंक डूब रहा है या दिवालिया हो रहा है, तो ये सरकार चाहती है कि ये बैंक डूबे लेकिन किसी को पता ना चले। इसलिए समय समय पे आप देखते होंगे कि जब केंद्रीय बजट पेश किया जाता है तो उसमें हर साल बैंकों को पैसा दिया जाता है, जो बैंक घाटे में चलते हैं, जिससे वो उभर पाए और सरकार की जो इज्जत हो वो बच पाए। क्योंकि अगर बैंक डूबते हैं तो इससे सरकार गिरती भी है और सरकार बनती भी है। ऐसा इतिहास में कई बार हो चुका है। इसलिए समस्याएं दोनों ही प्रकार के बैंकों में है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक। अगर ऐसी समस्या आपके सामने आ रही है कि गवर्नमेंट में अकाउंट खोले या प्राइवेट बैंक, तो आगे और पॉइंट जो हम बताने जा रहे हैं उसको भी आप अच्छी से समझिए, फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हमारा तीसरा पॉइंट है कि चेंज बैंकिंग मेथड। आप जिस तरह से बैंकिंग को यूज करते हैं उसको थोड़ा सा तरीका बदल दें। ऐसा आप अपना पैसा एक बैंक के बजाय कई बैंकों में जमा करें। लेकिन अधिकतर लोगों को इसे झंझट का काम लगता होगा कि 2 बैंकों में, 4 बैंकों में कौन खाता खुलाएगा। अभी लक्ष्मी विलास बैंक में जो घटनाएं घटित हुई है, इसके पहले पीएमसी बैंक में जो घटनाएं घटित हुई है, जिनके पास एक ही अकाउंट सिर्फ इसमें, चाहे वो पीएमसी बैंक में हो या लक्ष्मी विलास बैंक में रहा होगा,
उनको आज उनकी हालत पूछिए क्या हुआ होगा, क्योंकि लिमिट तो 25,000 का लग गया। किसी के घर शादी है, किसी के घर कोई भी काम होगा, तो क्या 25,000 में कुछ हो पाएगा? नहीं। लेकिन अगर आपके पास 3 से 4 अकाउंट होते हैं, 3 से 4 बैंकों में अकाउंट होते हैं, तो आप आसानी से पैसा निकाल सकते हैं, चाहे वो 10,000 का लिमिट लगाएं या 20,000 का लगाएं। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? आप अपने नाम अगर अधिक अकाउंट नहीं खुला सकते, तो आप अपने फैमिली मेंबर, जैसे लड़के हैं, लड़की है, माताजी है, पिताजी है, बाबा जी हैं, जिसके नाम से खुलवाना चाहते हैं आप उसके नाम से अलग अलग बैंकों में खाता खुला सकते हैं। और इस प्रकार से आने वाले समय में चाहे आरबीआई किसी भी बैंक में लिमिट लगाए कि आप 10,000 निकाल सकते हैं, 20,000 निकाल सकते हैं, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा चौथा पॉइंट है चेक बैंक बैलेंस शीट। ये क्या होता है ये आपको सबसे पहले समझना होगा, और यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे वीडियोस का। अगर आप जिस किसी भी बैंक में अपना खाता या अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सबसे पहले बैंक की कंडीशन चेक करें कि बैंक का प्रेजेंट टाइम में हाल क्या है, पिछले 5 सालों में, पिछले 3 सालों में, पिछले 2 सालों में उसका क्या पोजीशन रहा होगा, इसके बारे में आपको चेक करेंगे। और इसमें आपको कई पॉइंट चेक करना होगा, जैसे बैंक की लायबिलिटी क्या है, इसके बाद बैंक का एनपीए कितना है। एनपीए का मतलब आप जानते होंगे कि बैंक का पैसा कहां कहां पे किनके पास फंसा हुआ है। जैसे बैंक लोन देता है तो वो पैसा दे रहा है कि नहीं, बैंक में जमा कर रहा है या नहीं, तो बैंक का टोटल एनपीए कितना है। बैंक का स्टॉक मार्केट, जो इस तरह से आपका बीएसई होता है, एनएसई है, उसमें क्या वैल्यू है, क्या पोजीशन इस समय चल रहा है, पिछले 1 सालों से, पिछले 2 सालों से क्या पोजीशन रही होगी। काम थोड़ा कठिन है, लेकिन हम 3 बैंकों को एग्जांपल लेके समझेंगे कि बैंक बैलेंस जो सीट होता है वो किस प्रकार आप देखेंगे और किन किन पॉइंटों पे आपको ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि टोटल एसेट। टोटल एसेट का मतलब क्या होगा कि बैंक के पास कुल कितना धन है। जैसे एसबीआई बैंक है, उसके पास कहां कहां पे ब्रांच है, उसके बैंक में कितना पैसा है, सारी चीज जो इस तरह से ऑफिस होता है उसका जो रेट होता है, कुल मिला के जो पैसा होता है उसे टोटल एसेट कहा जाता है। तो इस तरह से 3 बैंक हैं, पहला है आपका एसबीआई बैंक, दूसरा पीएनबी बैंक और तीसरा है एस बैंक। इस आंकड़े को विस्तार से समझना होगा तो शुरू के 3 अंक देखिए, चाहे वो एसबीआई बैंक के हो, पीएनबी बैंक के हो या यस बैंक के। और आप सभी ये भी क्लियर कर लें कि ये जो रुपया दिया गया है ये सभी करोड़ में है, और ये आंकड़ा मार्च 2017 से लेके मार्च 2020 तक का है। जैसे एसबीआई बैंक का 3 अंक देखें शुरू से, तो 270, 345 इस तरह से जो पैसा एसेट है वो बढ़ रहा, 368 और 395। पीएनबी में भी आप देखेंगे 3 अंक शुरू के देखते जाइएगा, सभी में वृद्धि हुई है। लेकिन आप यस बैंक का देखें तो 215, 312, 380, 380 के बाद क्या हुआ, बढ़ना चाहिए, जो एसेट है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, घट के 257 हो चुका। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से एस बैंक का जो एसेट है, वो टोटल जो एसेट है वो लगातार घट रहा। तो ऐसे में इस तरह से आप सभी बैंकों का देखेंगे तो जो टोटल एसेट होगा अगर उसमें वृद्धि हो रही है तभी आप उसमें अपना अकाउंट खुलाएं। दूसरा चीज है कि जो डिपॉजिट होता है, जो जमा किया जाता है लोगों के माध्यम से, जो बैंकों में पैसा जमा किया जाता है उसको किस हिसाब से देखें। तो इसी तरह से 3 अंक देखिएगा। एसबीआई में अगर आप देखेंगे तो लगातार वृद्धि हो रहा, 204, 270, 291, 324 सभी वर्षों में वृद्धि हुई है। पीएनबी में भी आप देखेंगे तो उसी तरह से वृद्धि हुआ है। लेकिन एस बैंक का आप देखें तो 142, 200, 227, 227 से बढ़ना चाहिए। जो आपका जमा पैसा है लोगों के माध्यम से आपके बैंक में पैसा जमा होना चाहिए, लेकिन इस बैंक में, यस बैंक में पैसा जमा ना होके कमी हुआ है। 227 से कितना हो गया, 105 हो गया। बाकी जितने अंक दिए गए हैं आप उसे जोड़ लीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से आप गिन लीजिएगा। इस तरह से अगर आप इन 3 बैंकों की उधारी को देखें तो आपको और अच्छी तरह से स्पष्ट होगा। जैसे एसबीआई बैंक में देखें तो 317, 362 बढ़ा हुआ है, उसके बाद 403, और अब देखें अगर मार्च 2020 तक में तो 314, क्योंकि जो उधारी होनी चाहिए बैंकों के पास वो कम होनी चाहिए, क्योंकि आपके मार्केट में जितना पैसा बैंक का फंसा है उतनी ही बैंक के लिए समस्याएं होती हैं। पीएनबी बैंक का भी हाल इसी तरह से बुरा हुआ है, जैसे 407, फिर 608 हुआ, उसके बाद 393 और आज वो बढ़कर हो चुका है 502। इसके बाद एस बैंक का देखें, एस बैंक की और स्थिति गड़बड़ है, जैसे 386 था, उसके बाद बढ़ के 748 हो चुका, उसके बाद 108 और अब इस समय देखें तो 113। तो 108 से बढ़कर 113 होना, यही कारण है कि जो बैंक आज धीरे धीरे डूब रहे हैं, चाहे वो आज डूबे या 1 साल के बाद। जरूर ऐसे बैंकों में अगर इसमें सुधार नहीं होता है तो ये बैंक धीरे धीरे मार्केट से गायब हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है टोटल एनपीए, मैंने एनपीए के बारे में पहले ही बात किया था कि एनपीए क्या होता है।
लेकिन आप सभी ये भी जान लें कि एनपीए हम उसे भी मान सकते हैं कि जो पैसा 90% उसमें से जो पैसा दिया गया उधारी बैंकों के माध्यम से लोन, उसमें से 90% जो पैसा कभी वापस नहीं आएगा, उसे आप एनपीए मानिएगा। एसबीआई में देखें तो एनपीए लगातार बढ़ा भी है, जैसे 112, उसके बाद 223 हुआ, लेकिन इसके बाद कमी आ गई 172 और इस समय 149 हो चुका है। पीएनबी में भी देखेंगे तो लगातार इस तरह से कमी हुई है, जैसे 555, 553 हुआ है, 866, 784 और उसके बाद इस समय कमी हो गया। लेकिन आप यस बैंक का देखें तो पूरी तरह से आंकड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे जो एनपीए होना चाहिए बैंकों का वो कम से कम होना चाहिए, लेकिन आप यस बैंक का 4 अंकों में था, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते हुए आज 5 अंकों में हो चुका है। 201 से बढ़ा तो 262 हुआ, 202 से बढ़ा तो 788 और 788 वाला जो है आंकड़ा वो 4 अंकों में है और वो इस समय बढ़ के कितने हो गया, 5 अंकों में हो चुका है। तो इस तरह से लगातार अगर आपके बैंक का एनपीए बढ़ता है तो वह आपके लिए अच्छी खबर नहीं मानी जाएगी और वह बैंक जल्द ही डूबने वाला होगा या वो दिवालिया हो ही जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है शेयर होल्डर फंड। जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, बैंकों में लगाते हैं, आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े लोगों का शेयर होता है 5%, 1%, 2%, कई विदेशी कंपनियां भी अपना इस तरह से शेयर इसमें बैंकों में डालती रहती है। तो शेयर देखा जाए, जैसे एसबीआई में देखेंगे तो शेयर लगातार बढ़ा है, हर वर्ष शेयर बढ़ा है, 188, 219, 220, 232 हुआ। पीएनबी में भी आप देखेंगे तो 418, 410, 447 और इस समय भी बढ़ा हुआ है 623। लेकिन एस बैंक में आप देखेंगे कि पहले बढ़ा है, जैसे 220 से 257, उसके बाद 269, यहाँ पे भी बढ़ा है, लेकिन 269 के बाद क्या हुआ है, 217 पे आ चुका है। जबकि शेयर होल्डर जो फंड है वो प्रति वर्ष आपका बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से आप चेक करते रहिएगा। और इसमें लास्ट पॉइंट है CAR। ये CAR क्या होता है, जिसे हम कैपिटल एडुकेंसी रेशियो कहते हैं। ये भी एक तरह से ऐसा समझिए कि जब बैंक कोई डूबने वाला होता है या संकट आने वाला होता है तो उस समय उस बैंक के पास इतने परसेंट मात्रा या इतने परसेंट पैसा होना ही चाहिए कि जिससे जो ग्राहक है, जो इंपोर्टेंट ग्राहक है, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ये एक तरह से या तो आपका स्थिर होना चाहिए या तो आपको ऊपर बढ़ना ही चाहिए, लेकिन इस तरह से कम नहीं होना चाहिए। जैसे एसबीआई का देखेंगे तो चारों वर्षों में 13% स्थिर रहा। तो इस तरह से मानेंगे कि एसबीआई बैंक की जो स्थिति है वो ठीक है। लेकिन पीएनबी बैंक का अगर आप देखेंगे तो फिर बढ़ा है, फिर घटा है, जैसे 12 से 9 हुआ, 9 से 10 हुआ, फिर 14 हुआ। तो ये भी अभी अच्छी स्थिति में है, लेकिन बहुत ही नीचे और बहुत ही ऊपर चला जाए वो भी थोड़ी सी समस्या हो जाती है। लेकिन आप यस बैंक का आंकड़ा देखें तो आपको समझ में आएगा, पहले 17 था, फिर 18 हुआ, 18 से 17 हुआ, उसके बाद इस समय कितना हुआ, 9%। जबकि या तो ये 17 ही हो या तो ये 9 हो, तभी अच्छी मानी जाएगी। अगर बहुत ही अधिक अप हुआ, बहुत ही अधिक डाउन हुआ तो उस बैंक के लिए सबसे बड़ी समस्याएं मानी जाएंगी। जहां तक शेयर मार्केट में बैंकों की स्थिति के बारे में बात किया जाए कि कौन सा बैंक अच्छी पोजीशन में है, कौन सा नहीं, तो इससे आप कलर से भी पहचान सकते हैं कि अगर रेड कलर आ रहा है किसी का शेयर मार्केट में तो उसकी स्थिति गड़बड़ चल रही है, लेकिन अगर ग्रीन या इस तरह से ब्लू कलर में है तो उसकी स्थिति अच्छी मानी जाती है। तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं या इन पॉइंटों के माध्यम से कि किस पॉइंट से कौन सा, जैसे किसकी शुरुआत हो रही है, किन पॉइंट से दिन की, फिर शाम को क्या हुआ, इसके पहले क्या था, 1-2 इस तरह से हफ्ते या 1 महीने तक का आप आंकड़ों से देखकर देख सकते हैं। जैसे आप एसबीआई का देख लीजिए, बीएसई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ, एनएसई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, इन दोनों में पॉइंट में देखिए हरा रंग है और पॉइंट भी अच्छी है। पीएनबी का आप देखेंगे तो रेड है। इस तरह से आप देख के बता सकते हैं कि क्या स्थिति है। इसके बाद एस बैंक का देखेंगे तो दोनों का देख के इस तरह से तीनों बैंकों को देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि इनका स्टॉक मार्केट में या जो शेयर मार्केट है उसमें क्या स्थिति है। तो ये पूरा हमने जितना लंबा इसमें इस तरह से हमने बताया वो चौथे पॉइंट में था। अब बात करते हैं कि पांचवें पॉइंट, और पांचवा कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने पैसे को सुरक्षित कर सकते हैं। पांचवा है चेक स्ट्रेस बैंक लिस्ट। ये क्या होता है, स्ट्रेस जैसे होता, तनाव आ गया, यार हमारा काम नहीं हो रहा, हमने पैसा उसमें बैंक में रखा, क्या सुरक्षित है या नहीं। तो इस तरह से क्या होता है, ये स्ट्रेस क्या होता है, जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आप सोचते हैं कि यार हमारा पैसा तो सुरक्षित हो गया, चाहे आप उसे सेविंग अकाउंट में जमा करें या फिक्स डिपॉजिट में, आप सोचते हैं कि अब तो हमारा टेंशन खत्म। लेकिन आप सभी समझिएगा कि ऐसा बैंकिंग सेक्टर में कोई भी शब्द नहीं है। आप जो पैसा जमा करते हैं, आज पैसा जमा करते हैं, वही पैसा अगले दिन बैंक किसी को लोन में या किसी को कर्ज में या कहीं पे इन्वेस्ट कर देता है। उसके माध्यम से बैंक उससे इस तरह से इंटरेस्ट लेता है, उसी इंटरेस्ट में से कुछ हिस्सा आपको देता है, जो आप चाहे वो सेविंग अकाउंट खोलते हैं या फिक्स डिपॉजिट। लेकिन जब वही पैसा जो बैंक के माध्यम से कहीं पे इन्वेस्ट किया गया या किसी कंपनी को या किसी को लोन दिया गया,
वो पैसा वापस बैंक को नहीं करता है, तभी बैंक के ऊपर समस्या आती है। और यही समस्या जब बहुत ही अधिक बढ़ जाती है, तब उससे ही हम स्ट्रेस बैंक या स्टेट बैंक लिस्ट में कहते हैं। और इस तरह से इसमें इस लिस्ट में कुछ बैंकों के नाम होते हैं। अगर जो बैंक इस लिस्ट में आता है उसमें आप अकाउंट अगर खुलवाएं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। बस आपको सतर्क होने की जरूरत है। जैसे जो आंकड़े मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिन बैंकों के यहाँ पे स्ट्रेस लिस्ट में नाम है, ये 2018 के हैं। इसमें 11 बैंकों के नाम है। अगर आपके इन 11 बैंकों में से किसी में भी खाता होगा तो आप उसमें से पैसा निकाल भी सकते हैं। बहुत अधिक है तभी टेंशन लीजिएगा, कम होगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद जो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है और इस टॉपिक का भी लास्ट पॉइंट है, वह हाई इंटरेस्ट रेट। जैसे हम सोचते हैं कि जहां पे सबसे अधिक हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हम वहीं पे अपना सेविंग अकाउंट या फिक्स जो डिपॉजिट होता है वहां पे हम करेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी घटना होती है या सबसे बड़ा रिस्क होता है। जैसे कहा भी गया है कि अगर कहीं पे हाई इंटरेस्ट मिलता है, अधिक ब्याज मिलेगा, तो वहां पे उस बैंक में अधिक पैसा जमा होगा। जब अधिक पैसा जमा होगा तो बैंक अधिक लोन देगा। तो जब अधिक लोन बैंक देगा तो क्या होगा, वहां पे अधिक रिस्क होगा। इसीलिए मैं इसे एक बार और समझाना चाहता हूं। हाई इंटरेस्ट, हाई इस तरह से डिपॉजिट, और हाई डिपॉजिट जब होगा तो हाई रिस्क होगा। इसलिए आप थोड़ा सा समझिएगा, विचार करिएगा, उसके बाद ही किसी भी बैंक में अधिक पैसा या कम पैसा, या किसी एक ही बैंक में सारे पैसे इन्वेस्ट कर दें, ऐसा आप थोड़ा समझ लीजिएगा। क्योंकि गवर्नमेंट बैंक जो होते हैं वो इंटरेस्ट कम देते हैं, लेकिन जो प्राइवेट बैंक होते हैं वो बहुत ही अधिक देते हैं। और बाद में वही प्राइवेट बैंक जाके दिवालिया हो जाते हैं और बाद में सभी का पैसा डूब जाता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे इंटरेस्ट की मैं बात करूँ, प्रेजेंट टाइम में जो बैंकों का चल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, जैसे एसबीआई का देखा जाए तो 2.90 से लेके 5.40 तक का चल रहा। इसके बीच में ही एसबीआई आपको इंटरेस्ट देती है जो पैसा आप बैंकों में जमा करते हैं, इससे अधिक नहीं मिलेगा। पीएनबी का देखें तो 3 पॉइंट से यहाँ 3% से शुरू हो रहा है और 5.25% तक जा रहा है मैक्सिमम तक का। लेकिन इसी तरह से जो बैंक अभी इस समय जो न्यूज में चल रहा है, अगर आप लक्ष्मी विलास बैंक का देखें तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है कितना अधिक है, 3.06 से शुरू हो रहा है और जाके मैक्सिमम 7% तक का। इसीलिए ऐसे बैंकों के नाम हमें समय समय पे सुनने को मिलता है कि यार यहाँ तो मेरा पैसा जमा था, अधिक जमा था, और हमने अधिक ब्याज के चक्कर में इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बाद में डूब गया। तो फिर हम अपने ही कह सकते हैं कि अपना दोष ना देके वहां पे सरकार का या उस बैंक का दोष देते हैं। तो यहाँ पे इन 6 पॉइंटों के माध्यम से आप अपना एक एक पैसा बचा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, अगर कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा देख लें, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के जो पॉइंट होते हैं वो एक बार में हो सकता है कि क्लियर ना हो, अगर आप बैंकिंग सेक्टर के कुछ पॉइंट को नहीं जानते होंगे। इसलिए मेरी यही सलाह है कि इस वीडियो को एक बार ना देख के 2 बार अगर आप देखेंगे तो आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। और जो नहीं समझ में आएगा फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। इसी प्रकार से बने रहिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि ये समस्याएं सभी को, ऐसा कोई नहीं कहेगा कि यार हमें बैंक में जो पैसा हमने जमा किया है उसके लेकर हमें टेंशन ना हो, हमें स्ट्रेस ना हो। तो इस तरह से बने रहिए, और बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।